Hello students, myself सुप्रिया पांडे, असिस्टेंट टीचर इन बायोलॉजी। आज हम अपना टॉपिक मानव पाचन तंत्र स्टार्ट करेंगे। मानव पाचन तंत्र, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये जान लेते हैं कि मानव का शरीर है वो विभिन्न तंत्रों से मिलकर बना हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मानव का शरीर 8 तंत्रों से मिलकर बना हुआ है। पहला पाचन तंत्र, दूसरा श्वसन तंत्र, तीसरा रक्त परिसंचरण तंत्र, फिर उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, जनन तंत्र, पेशी तंत्र और कंकाल तंत्र। आज का हमारा टॉपिक है मानव पाचन तंत्र। तो आज हम यही पढ़ेंगे। रेस्ट ऑफ बाद बाकी के जितने तंत्र हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। पाचन तंत्र को अगर हम बेसिकली देखें तो इसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि भोजन को पचाने में मदद करते हैं। पाचन तंत्र एंजाइम्स के द्वारा काम करता है। कुछ एंजाइम्स अम्लीय होते हैं, कुछ एंजाइम्स क्षारीय। एंजाइम्स को हम जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। अब जो भी भोजन हम करते हैं उस भोजन में 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 जैव अणु होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। तो ये जो जैव उत्प्रेरक होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो कि पाचन तंत्र में हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, जो सिंपल शर्करा है, सरल शर्करा है, जिससे हमारी बॉडी आसानी से अवशोषित कर सकती है, कोशिकाओं में आसानी से इसका अवशोषण हो सकता है, उसमें ये एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद उसी प्रकार वसा को वसी अम्ल और ग्लिसरॉल और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि आज हम पाचन तंत्र पढ़ेंगे, तो सबसे पहले जो काम हमें करना है वो है पाचन तंत्र को समझना। उसके लिए मैं ये डायग्राम लेकर आई हूँ जिसे आप लोग देखेंगे। मैं इसे अभी एक्सप्लेन करूँगी। भोजन मुख से होते हुए, ये आपका माउथ पोर्शन है, मुख से होते हुए भोजन नली के द्वारा आमाशय में जाता है। ये आपका आमाशय है। आमाशय में भोजन लगभग 3 से 4 घंटे रहता है। इस आमाशय में जो भोजन है उसे पचाने के लिए यकृत, ये जो आप देख रहे हैं ये यकृत है, पित्ताशय, ये जो आप देख रहे हैं अग्न्याशय रस, जो कि पेनक्रियाज या अग्न्याशय से रिलीज होता है। ये सारे रस जिनमें एंजाइम्स होते हैं स्त्रावित होते हैं, जो कि इस आमाशय में आते हैं और भोजन को पचाने में हमारी मदद करते हैं। अब भोजन जो कि थोड़ा बहुत पच जाता है, उसके बाद वो छोटी आंत में जाता है। आप देख रहे हैं कि ये आमाशय से होता हुआ ये भोजन छोटी आंत में जा रहा है। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये जो पूरा पार्ट है, ये जो छोटा पतली दिख रही है, ये जो है ये आपकी छोटी आंत है। जब भोजन छोटी आंत में जाता है तो यहाँ पूरी तरह से भोजन की जो पाचन क्रिया है वो पूर्ण होती है। इसके बाद जो अपशिष्ट बचता है वो ये जो बड़ी आंत है इसमें जाता है, जिस अपशिष्ट पदार्थ में भी बहुत ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स या जल रह जाता है। जो बचा हुआ जल होता है वो इस अपशिष्ट पदार्थ में से इस बड़ी आंत के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। बाद में जो लास्ट में बचता है वो होता है हमारा अपशिष्ट पदार्थ, जो कि इस गुदा द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये तो एक ओवरव्यू था। अब हम डिटेल में पाचन क्रिया को पढ़ेंगे कि कौन सी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है और वह कौन से एंजाइम को स्त्रावित करती है, सब कुछ। तो सबसे पहले हम चलते हैं मुंह की ओर। हमारा जो भोजन होता है वो हम मुंह में जब लेते हैं, उसके बाद उस भोजन को लार के द्वारा मिक्स किया जाता है। लार हमारे मुंह में उपस्थित लार ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित होता है। उस लार में एंजाइम होता है एमाइलेज एंजाइम, जिसका पीएच होता है 6.8। अगर हम पीएच स्केल की बात करें तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि 0 से 7 ये अम्लीय माना जाता है, 7 न्यूट्रल पॉइंट होता है और 7 से 14 के बीच की जो स्केल होती है वो क्षारीय मानी जाती है। तो क्योंकि ये 7 से पहले आ रहा है, 6.8 पीएच है, इसलिए ये एमाइलेज एंजाइम अम्लीय है। ये एमाइलेज क्या करता है कि ये जटिल अणु को सरल शर्करा में परिवर्तित करता है।
हमारे शरीर में जो भोजन प्रवेश लेता है, जो भोजन हम लेते हैं, वो काफ़ी जटिल रूप में होता है। हमारी बॉडी उसको प्रोसेस करने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है ताकि आसानी से वो उसमें पाए गए सभी पोषक तत्वों का अवशोषण कर सके। अब ये भोजन आहार नाल या भोजन नली से होता हुआ आमाशय में जाता है। आहार नाल के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है। इस गति को ही कुंचक गति कहते हैं। अब मुंह से भोजन आहार नली के द्वारा पहुंचा हमारा आमाशय में। आमाशय एक बहुत बृहद अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। आमाशय में उपस्थित होती हैं जठर ग्रंथियां। अब ये जठर ग्रंथियां क्या करती हैं? जठर ग्रंथियों से पहले हम देखते हैं कि आमाशय के जो एंजाइम्स होते हैं उन्हें हम गैस्ट्रिक एंजाइम बोलते हैं। ये गैस्ट्रिक एंजाइम प्रोटीन्स को, जो कि जैव अणु है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, इनको पेप्टोन्स, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ देती हैं। अब हम जठर ग्रंथियों पे आते हैं। ये क्या करती हैं? ये HCl, जो कि एक प्रोटीन पाचक HCl, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, फिर एक प्रोटीन पाचक एंजाइम जिसे हम पेप्सिन एंजाइम कहते हैं, और श्लेष्मा को स्त्रावण करती हैं। अब जो हमारा HCl है, ये अम्ल है। ये एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि पेप्सिन एंजाइम के कार्य करने के लिए बहुत आवश्यक है। पेप्सिन बहुत स्ट्रॉन्ग एंजाइम होता है बच्चों। ये पेप्सिनोजन के फॉर्म में स्त्रावित होता है हमारे आमाशय में। जब ये HCl के संपर्क में आता है तो ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है और पेप्सिन जो है ये एक्टिव या सक्रिय फॉर्म है। तो आमाशय में जो भी प्रोटीन थी वो पेप्सिन एंजाइम के संपर्क में आने पर पेप्टोन्स में बदल जाती है। पेप्सिन एंजाइम लगभग 1 से 3.5 pH पर काम करता है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी अम्लीय माध्यम है। ये आमाशय की जितनी भी प्रोसेस है वो सब एक अम्लीय माध्यम में प्रोसीड करती है। नेक्स्ट, अब हम छोटी आंत पर बढ़ने से पहले यकृत और अग्नाशय को देख लेते हैं। आमाशय से जो भोजन जब क्षुदांत्र में प्रवेश करता है, क्षुदांत्र जिसे हम छोटी आंत कहते हैं, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है। मगर क्षुदांत्र में कार्य करने के लिए जो मीडियम चाहिए होता है वो क्षारीय होना चाहिए, और आमाशय से आने वाला जो भोजन है वह अम्लीय है। तो अब क्या होता है कि यकृत और अग्नाशय हमारे कार्य करते हैं। यकृत से सिक्रीट होता है पित्तरस और अग्नाशय से सिक्रीट होता है या स्रावित होता है अग्नाशयिक रस। यह दोनों क्षारीय होते हैं और सारे मीडियम को क्षारीय बनाने में मदद करते हैं। अब अगर हम अग्नाशय को देखें कि अग्नाशय से निकलता है अग्नाशयिक रस। इस रस में 3 एंजाइम्स पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। जो हमारा ट्रिप्सिन एंजाइम है ये प्रोटीन 7 पेप्टेन्स को अमीनो अम्ल और पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। हमारा एमाइलेज एंजाइम मंड, जिसको हम स्टार्च भी कहते हैं, को शर्करा में बदल देता है। ये सिंपलर फॉर्म है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। नेक्स्ट हमारा आता है लाइपेज, जो कि इमल्सीकृत वसे को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल, ये सिंपलर फॉर्म्स हैं फैट्स के, वसा के, इसमें परिवर्तित कर देता है। तो हमने देखा कि हमारा जो पहला विखंडन हुआ था वो मुंह में हुआ था मंड का विखंडन, जो जटिल अणु से सरल शर्करा में बदला। उसके बाद हमने देखा कि आमाशय में भी विखंडन हुआ है प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में बदला गया है। फिर हम अब आते हैं छोटी आंत में, जिसमें हमारी पाचन क्रिया पूर्ण होती है। यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वसा सबका पूर्ण रूप से विखंडन हो जाता है और ये अपने सिंपलर फॉर्म में टूट जाती हैं। ये सिंपलर फॉर्म में टूटना इनका इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो शरीर में कोशिकाएं उपस्थित हैं वो भोजन को सबसे सरल फॉर्म में ही एब्जॉर्ब कर सकती हैं, अवशोषित कर सकती हैं। तो आइए अब हम छोटी आंत पर बढ़ते हैं। छोटी आंत में सिक्रीट होता है आंतरिक रस। इसकी जो प्रकृति होती है वह क्षारीय होती है।
और ये आंतरिक रस के बारे में अगर हम देखें तो ये लगभग 2 लीटर प्रतिदिन के रूप में स्रावित होता है, लगभग 2 लीटर स्रावित होता है। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं इस आंतरिक रस में। आइए हम एक एक करके एंजाइम्स को देखते हैं। सबसे पहला है हमारा एरिप्सिन। ये एरिप्सिन क्या होता है? जितना भी पाचन क्रिया में अभी तक हमारा जो कुछ भी पच गया है, उसके बाद भी कुछ प्रोटीन्स बच गए होंगे, तो बचे हुए प्रोटीन्स एवं पेप्टोन्स जो हमें हर पाचन क्रिया की ऊपर की पाचन क्रियाओं से मिला है पेप्टोन्स, इन सब को एरिप्सिन अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। नेक्स्ट हमारा है माल्टेज एंजाइम, जो माल्टोज जो कि एक प्रकार की शर्करा है उसको ग्लूकोज में तोड़ देता है। नेक्स्ट सुक्रेज। सुक्रेज भी एक शुगर ब्रेकिंग एंजाइम है, जो सुक्रोज जो कि शुगर है, शर्करा है, इसको ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण ग्लूकोज और फ्रक्टोज के ही फॉर्म में होता है बच्चों। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज के फॉर्म को में इस सुक्रोज को बदल देता है। नेक्स्ट है हमारा लैक्टेज एंजाइम, जो लैक्टोज नाम की शर्करा को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में बदल देता है। बाद में ये गैलेक्टोज भी गैलेक्टेज एंजाइम की मदद से फ्रक्टोज में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है लाइपेज एंजाइम। ये इमल्सीकृत वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में ब्रेक कर देता है। तो हमने देखा कि हमारी पाचन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। अब ये जो पाचित भोजन है, ये आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेती है। क्षुधांत्र के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें हम दीर्घरोम कहते हैं। ये अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं और रुधिर वाहिकाओं से युक्त होते हैं, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। अब जब हमारी पूरी डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हमारे पास बिना पचा हुआ भोजन भी होगा। ये बिना पचा हुआ भोजन बड़ी आंत से होकर मलाशय तक पहुंचता है। यहाँ जो भी जल होता है वो भोजन में अवशोषित हो जाता है और भोजन से अवशोषित हो जाता है। उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं, ये गुदाद्वार से होते हुए, ये गुदाद्वार है, इससे होते हुए शरीर के बाहर निष्कासित हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी पूरी पाचन प्रक्रिया, हमारा पाचन तंत्र कैसे कार्य करता है, भोजन किस किस स्टेप से गुजरता है, कौन से एंजाइम्स उस पे एक्ट करते हैं और कैसे कहाँ कितना अवशोषण होता है, कौन सी चीज़ें हमारा भोजन पचाने में हमारी मदद करती हैं, ये सब आज हमने पढ़ा है। तो इसी के साथ हम ये टॉपिक को अभी विराम देते हैं। अगली कक्षा में हम नेक्स्ट तंत्र पर आगे बढ़ेंगे।